Hello friends, very good afternoon. Once again I have come here with some important questions with detailed explanation based on T.S. Eliot, the greatest and most scholarly critic, poet, dramatist of modern age. जहाँ तक टी.एस. Eliot का संबंध है फ्रेंड्स, he was an American by birth and an Englishman by adoption. जन्म से अमेरिकन थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता को अपनाया। जहाँ तक इनका संबंध है तो इनका जन्म 1888 में हुआ और इनका डेथ 1965 में हुआ। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए, और इनका जो डेथ जो हुआ वो लंदन में हुआ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर देखते हैं, इनके जो पिताजी हैं उनका नाम था H.W. एलियट, और वो प्रेसिडेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, स्थानीय इंडस्ट्री में वो प्रेसिडेंट भी थे। और इनकी जो माँ थी वो एक लिटरेरी फिगर थी, यानी उनको भी साहित्य में रुचि थी। जहाँ तक टी.एस. एलियट का संबंध है, इन्होंने एजुकेशन जो लिया तो वो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई किया और वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट हुए। तो इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए और फिर ये जर्मनी जाते हैं। जर्मनी जाकर के वहाँ पर फिलॉसफी की पढ़ाई करते हैं, और आफ्टर दैट ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड देयर ही कंप्लीटेड हिज डॉक्टोरल थीसिस। और इन्होंने जो डॉक्टोरल थीसिस था वो किस पर लिखा था जानते हैं? ऑन द फिलॉसफी ऑफ E.H. ब्रैडली। किसके ऊपर? E.H. ब्रैडली। E.H. ब्रैडली पर इन्होंने थीसिस लिखा था फ्रेंड्स। तो और आगे देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। और जहाँ तक टी.एस. एलियट का संबंध है तो ये इंडियन फिलॉसफी और इंडियन कल्चर से काफ़ी प्रभावित थे। और 1927 में, कब? 1927 में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप हासिल की थी। कब? 1927 में। इसके बाद ये एक समाचार पत्र था, ईगोइस्ट से जुड़ते हैं और उसके एडिटर बनते हैं। और इसके बाद इन्होंने काव्य लिखना शुरू किया, मैगजीन्स लिखना शुरू किया, और धीरे धीरे फेमस होते चले गए। फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा भी आता है जब 1948 के आसपास, यद्यपि 1947 में इनकी पत्नी का निधन हो गया था, 1948 में इनको मिलता है फ्रेंड्स क्या? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इनको 1948 में मिलता है। और फिर 1965 में लंदन में इनका निधन हो जाता है। तो ये था इनके बारे में थोड़ा ब्राइफ इंट्रोडक्शन, ब्राइफ डिस्क्रिप्शन। और आगे देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी थोड़ा हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो
इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या था? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग 1915 में ये आई थी। और इसके अलावा इनकी जो एक और रचना है फ्रेंड्स, वो क्या है देखते हैं, वो है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का भाई 1922 में। इसके अलावा जेरोनसन भी इनकी एक बेहतरीन रचना है। और साथ ही साथ इसके अलावा इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें से जिसको हम एक पोम है जर्नी ऑफ मेजाय, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जर्नी ऑफ मेजाय, जर्नी ऑफ द। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने क्रिटिकल वर्क्स लिखे, जिसमें से आप के बीच में बहुत ही फेमस है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और साथ ही साथ हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम अब टी.एस. इलियट के जीवन और वर्क पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इनका जो निधन है वो किस बीमारी से हुआ है, तो उस बीमारी का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, और वो बीमारी कौन सी है? एम्फीसेमा, ठीक है। और इनकी जो वाइफ थी विवियन हेवुड, और साथ ही साथ इनसे इनकी शादी हुई थी 1915 में। जस्ट आई टोल्ड यू विवियन हेवुड डाइड इन 1947, and after that he got his another marriage in 1957। किसके साथ? वैलेरी इलियट। ओके, तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? टी.एस. इलियट डेडिकेटेड हिज वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट ने एक जो वर्क लिखा था जिसका नाम था वेस्टलैंड, वो किसको डेडिकेटेड किया? क्या इजरा पाउंड को, या जी.बी. शाह को, या रुडयार्ड किपलिंग को, या जॉन रस्किन को? तो करेक्ट आंसर है और वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए, इजरा पाउंड। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट डेडिकेटेड हिज प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन। प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन वर डेडिकेटेड टू हूम? क्या W.B. यीट्स को इन्होंने डेडिकेटेड किया, या इजरा पाउंड को, या जॉन वर्डेनल को, या F.R. लेविस को? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीन वर्डेनल। नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड? वेस्टलैंड को कितने भागों में बांटा गया? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 5 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 5 पार्ट्स। अगर कोई पूछे कि वेस्टलैंड का पहला पार्ट कौन है, तो आपको बताना है द बरियल ऑफ डेड। नंबर 2 पर है द गेम ऑफ चेस, नंबर 3 द फायर सरमन, और नंबर 4 डेथ बाय वाटर, और नंबर 5 वर्ड थंडर सेड। और इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण वर्क है जो हॉलो मैन 1925 में आया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ टी.एस. इलियट एंड्स विद लाइन? कौन सी पोम है टी.एस. इलियट की जो दत्ता, दयाध्वम, धम्यता, शांति 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 से खत्म होती है? क्या एस वेडनेसडे? नहीं। जेरोनसन? बिल्कुल नहीं। हॉलो मैन या वेस्टलैंड? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स
वेस्ट एंड कब आया? 1922 में आया। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच वर्क फॉर्म टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड रिटन। वेस्टलैंड को किस फॉर्म में लिखा गया? क्या फ्री वर्क या ब्लैंक वर्क या स्प्रंग रिदम या प्रोज वर्क? करेक्ट आंसर है फ्री वर्क। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट द सैक्रेड वुड इज। टी.एस. इलियट ने एक वर्क लिखा था सैक्रेड वुड। तो फ्रेंड्स, ये सैक्रेड वुड क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम या कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल या क्लासिकल ड्रामा या पोइटिक प्ले? तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट्स लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज कोटेड फ्रॉम अ पोम बाई शेक्सपियर, डन, वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर। What might be correct answer? टी.एस. इलियट ने एक लाइन लिखा था स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये इन्होंने कहाँ से लिया है? ये चीज़ आपको फ्रेंड्स देखना होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर। नेक्स्ट, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज यूज्ड बाय इलियट। टी.एस. इलियट ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि टी.एस. इलियट ने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज का प्रयोग कहाँ किया? क्या ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में किया, या मेटाफिजिकल पोइट्स में किया, या बॉडलेयर में किया, या दांते में किया? कहाँ पे इस किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटाफिजिकल पोइट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज टी.एस. इलियट्स कॉकटेल पार्टी? टी.एस. इलियट ने जो कॉकटेल पार्टी लिखा है वो क्या है फ्रेंड्स? इज इट कलेक्शन ऑफ एसे, a drama, critical work or collection of poems? तो कॉकटेल पार्टी आई थिंक बिना किसी देरी के हम लोग आंसर पे चलते हैं, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये एक ड्रामा है। नेक्स्ट देखते हैं, टी.एस. इलियट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। टी.एस. इलियट ने जो टर्म यूज किया था, क्या? ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। कहाँ पे? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में, या फ्रंटियर क्रिटिसिज्म में, या ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में, या हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में? तो ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव कहाँ पे यूज हुआ? इट इज नोन टू एवरीबॉडी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, देयर ही यूज दिस फ्रेज। नेक्स्ट, on what basis does T.S. Eliot call Hamlet an artistic failure? किस आधार पर टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर बताया? बिकॉज हैमलेट ब्रूट्स टू मच, या बिकॉज हैमलेट फाइंड्स मैडनेस, बिकॉज द प्लॉट ऑफ हैमलेट इज डिसजॉइंट, या लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Next, which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic success? विलियम शेक्सपियर के किस वर्क को टी.एस. इलियट ने सबसे ज़्यादा आर्टिस्टिक सक्सेस बताया है? वॉज इट हैमलेट, कॉमेडी ऑफ एरर, द टेम्पेस्ट? करेक्ट आंसर है कोरियोलानस। कहीं कहीं पर आपको मैकबेथ में मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर है वो कोरियोलानस ही है। नेक्स्ट, T.S. Eliot used the term objective correlative in his evaluation of Hamlet, Tempest, Coriolanus, or King Lear. What might be correct answer? So it is very easy question for everybody, and everybody knows it correctly. Correct answer is option number A. Next, what are according to T.S. Eliot the chief tools of a critic? किसी भी critic का सबसे अच्छा टूल्स क्या होता है टी.एस. इलियट के अनुसार? एवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल थॉट ऑफ द वर्क इन हैंड, या कंपैरिजन एंड एनालिसिस, या लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ऑथर अंडर रिव्यू, या एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर यूनिटी ऑफ द वर्क अंडर रिव्यू? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपैरिजन एंड एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर UPTGT, PGT and
GIC lecturer. Next question, T.S. Eliot calls Arnold. T.S. Eliot ने अर्नोल्ड को बताया क्या? अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर. अच्छा, ये चीज़ें इन्होंने कहाँ बताया? वेयर डज ही मेक दिस ऑब्जर्वेशन? इन परफेक्ट क्रिटिक, इन इम्परफेक्ट क्रिटिक, in a romantic aristocrat, या in the local flavor. So what might be correct answer? So friends, correct answer option number A, in the perfect critic. Next, who is believed to be classist in literature, royalist in politics, Anglo-Catholic in religion? So he was T.S. Eliot. T.S. Eliot calls one of the following plays of Shakespeare the most wonderful of all Shakespeare's plays. Which of the following? तो T.S. Eliot ने विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को मोस्ट वंडरफुल बताया. मोस्ट वंडरफुल बताया. वो कौन सा प्ले है? क्या वो सिम्बलिन है, या टेम्पेस्ट है, या एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा है, या रोमियो एंड जूलियट है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा. नेक्स्ट, T.S. Eliot calls Byron so empty of matter. T.S. Eliot ने बायरन को क्या बताया? बायरन so empty of matter, शेली को so incoherent, एंड वर्ड्सवर्थ को so wanting in completeness and variety. T.S. Eliot ने बायरन को empty of matter बताया, विषय वस्तु का अभाव दिखा इनको बायरन के अंदर. इसके अलावा शेली में थोड़ा बेतुकापन इनको दिखा, और वर्ड्सवर्थ में के वर्क्स इनको कंप्लीट नहीं प्रतीत होते थे. अच्छा, ये बात इन्होंने कही कहाँ? इन द प्रेफेस ऑफ सैक्रेड ओड, या इंट्रोडक्शन टू सैक्रेड ओड, या इंडिविजुअल टैलेंट में, या इन परफेक्ट क्रिटिक. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. जहाँ तक मेरा अपना व्यूज है क्वेश्चन नंबर 18 का, जो ऑप्शन नंबर ए इज ए. क्या सैक्रेड ओड में प्रेफेस है या इंट्रोडक्शन है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं फिर से. करेक्ट आंसर यहाँ पर बी बन सकता है, इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सैक्रेड वुड. नेक्स्ट, T.S. Eliot says नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट. कोई भी ऐसा कवि, कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, जो अपने आप में पूर्ण हो. क्यों? बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिकॉज नो मैन इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू ट्रेडिशन, और या बिकॉज अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी यूनिवर्सल. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भी परंपराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे. आइए आगे देखते हैं. आगे देखते हैं. तो ये तो कटा हुआ किसी क्वेश्चन का हिस्सा है. चलो. नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट. मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ. नार वॉज मीन टू बी, और न मैं बनना चाहता हूँ. ये T.S. Eliot ने कहाँ पर ये लाइन कही? क्या जे अल्फ्रेड फ्रॉग में, या कुकिंग एग्स में, या पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में, या जे रॉनसन में? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉग. जिसने ये पोम नहीं पढ़ी, समझ लो पोइट्री की दुनिया में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा. आप अद्भुत, अमेजिंग, वंडरफुल पोएम it was. Next, when lovely woman stooped to folly and paces about her room again alone, she smoothed her hair with automatic hand and put a record on gramophone. T.S. Eliot की ये जो लाइनें हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? क्या बरियल ऑफ डेड से, या वार्ड विद थंडर सेड से, द फायर सरमन से, या डेथ बाई वाटर से? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है? तो व्हेन लवली वुमेन स्टूप टू फॉली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन, ये लाइन द फायर सरमन की है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट देखते हैं.
विच ऑफ इलियड पोएम एंड्स विद दीज लाइन। इलियड की जो कौन सी पोएम है जो इन लाइनों से समाप्त होती है? लाइनें हैं, दिस इज द वे द वर्ड इन, दिस इज द वे द वर्ड इन, दिस इज द वे द वर्ड इन, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। ठीक है, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। बड़ी शांति के साथ ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये कहाँ पर? हालोमैन या एस वेडनेसडे या चिरोनसन या ऑप्शन नंबर सी असम फॉर सेवन। सो करेक्ट आंसर। जहाँ तक ये जो पोम है बिहार स्टेट में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, द हालो मैन। बेहतरीन पोएम, बेहतरीन पोएम। और नेक्स्ट है, विच पोएम ऑफ इलियड बिगिन विद दिस लाइन। कौन सी इलियड की पोएम है जो इनसे शुरू होती है? बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डोंट होप, बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न, desiring this man's gift and that man's scope. Hello man, Iliad Sunday morning service as Wednesday, a portrait of lady. What might be correct answer? So correct answer is as Wednesday. Next, dot dot, the most carefully worked and most deeply flawed of Iliad's plays. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है क्या? मर्डर इन कैथीड्रल, द फैमिली रियूनियन और द कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी अपने आप में ट्रायंगुलर लव स्टोरी पर आधारित है। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो वो क्या है? ये लाइन द फैमिली रीयूनियन जो है वो बहुत ही सावधानी के साथ इन्होंने लिखा था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। फैमिली रीयूनियन, ये इसमें एक करेक्टर होती है अगाथा, ठीक है, जो हैरी की मासी होती है। तो नेक्स्ट, इन व्हाट काइंड ऑफ वर्क फॉर्म इज अ प्ले फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन जो है इसमें किस प्रकार का वर्क फॉर्म यूज हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 का ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैमिली रीयूनियन में क्या यूज हुआ है? क्या ब्लैंक वर्स में है या फ्री वर्स में है या स्प्रिंग रिदम में है या प्रोज वर्स में है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोज वर्स। ये अपने आप में प्रोज वर्स में है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज मर्डर इन कैथीड्रल। मर्डर इन कैथीड्रल किस प्रकार का प्ले है? स्टेज प्ले रिटन फॉर कैंटरबरी या रोमांटिक ट्रेजेडी या लाइटरल प्ले या रिवेंज प्ले? तो करेक्ट आंसर आई थिंक यहाँ पर क्या हो सकता है? ये एक साहित्यिक नाटक है, लाइटरेरी प्ले है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क क्या है? कॉन्फिडेंशियल क्लर्क क्या एक प्ले है या नॉवेल है या क्रिटिकल ट्रेटाइज है या लॉन्ग नैरेटिव पोम है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इज अ प्ले बाय टी.एस. इलियट। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट सेशन में मैं टी.एस. इलियट के किसी पोएम के साथ में आऊँगा और वो पोएम मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।